Hello viewers, welcome back with a new topic. Today's topic is वक्फ. Yes, वक्फ. वक्फ से रिलेटेड बहुत सारी डिबेट्स और कंट्रोवर्सीज जिस तरह इंडिया में हर तरफ चल रही हैं, उसी तरह हमारे माइंड में भी बहुत सारी क्वेश्चंस, बहुत सारी क्वेरीज हर किसी के माइंड में चल रही है। तो आज मैं सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स के लिए एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वक्फ क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसका ओरिजिन क्या है और इसका बेसिस क्या है लीगल, उसको एक्सप्लेन करूंगी इस वीडियो में। और जल्द ही एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के आने के बाद से जो कंट्रोवर्सीज, जो इश्यूज अराइज हुए हैं, जिसमें पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को ऑब्जेक्शंस हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो कहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग सही हैं और क्या उन्हें चैलेंज किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है वक्फ की। डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। डिस्पोजिशन ऑफ वंस प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज करना रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए। इसका बेसिस क्या है फ्रेंड्स? आपको बता दूं कि कुरान के अंदर जिस तरह डिवोशनल एक्ट्स के लिए या वर्शिप के लिए एम्फेसिस दिया गया बार बार, उसी के साथ क्लब करके उन्हीं वर्सेस में चैरिटी करने के लिए या सदका करने के लिए, यानी गरीबों को या मुसाफिरों को दान देने का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस, बहुत ही ज़्यादा उसको महत्व दिया गया है। कुछ वर्सेस इससे रिलेटेड देख लेते हैं। कुरान में सूरा नंबर 26 वर्स 19 में कहा गया है, एंड इन देयर वेल्थ द बेगर एंड आउटकास्ट हैड ड्यू शेयर। सूरा नंबर 3 वर्स नंबर 86 में कहा गया है, यू शैल नेवर अटेन टू गुडनेस टिल यू गिव आर्म्स ऑफ दैट विच यू लव एंड वट एवर यू गिव ऑफ अ ट्रूथ गॉड नोट। कुरान रिपीटेडली बात करता है इन्फाक फी सबीलिल्लाह के बारे में, विच मीन्स स्पेंडिंग इन द नेम ऑफ गॉड, और it repeatedly encourages the people to use their earnings, their incomes, their assets for the poor. चैरिटी की कई सारी फॉर्म्स है इस्लाम के अंदर। सबसे बेसिक फॉर्म जो है, जो इस्लाम का एक पिलर भी कहलाता है, जो कि फर्ज है ऑन एवरी मुस्लिम, दैट इज ज़कात। ज़कात जो है वो एक सम है जो आपको खर्च करना है पुअर के ऊपर, पुअर को आल्म्स देके एक एनुअल अपनी जो इनकम है, जो भी एसेट्स है, उसको कैलकुलेट करके उसका 2.5% आपको देना है गरीबों को। इसके अलावा एक फॉर्म है सदका। सदका मीन्स स्पेंडिंग फॉर द पायस पर्पसेस या चैरिटेबल पर्पसेस, जो कि ज़कात के एडिशन में है। सदका की भी दो फॉर्म्स होती हैं, एक नॉर्मल सदका और एक है सदका जारिया। व्हाट डज सदका जारिया मीन? जैसे कि सदका आपने कोई चीज़ दी एंड दैट इज़ अ कंज्यूमेबल, आपने कपड़े दिए, वो पहनकर यूज़ हो गए, या आपने खाने के लिए कुछ चीज़ें दी, या आपने पैसे दिए, वो खर्च करके एक गरीब जो अपना काम चला सकता है। इसके अलावा सदका जारिया जो है वो एक ऐसा सदका है जो कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा। जैसे कि आपने स्कूल खुलवा दिया गरीबों के लिए, या आपने कोई हॉस्पिटल्स बनवा दिया, आपने रोड्स एंड ब्रिजेस बनवा दिया, आपने कोई पानी का इंतजाम कर दिया, कहीं पर आपने नल लगवा दिए, ये सब सदका जारिया होते हैं, यानी कि चैरिटी इन परपेचुइटी। अब इसका एक और जो वक्फ का बेसिस है, हम वापस आ जाते हैं वक्फ के ऊपर। वक्फ भी एक काइंड ऑफ सदका जारिया ही है, और वक्फ का बेसिस जो लिया जाता है वो एक प्रॉफिट की हदीस से लिया जाता है। हज़रत उमर जो एक कंपेनियन थे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो वो प्रॉफिट के पास आए और उन्होंने कहा कि मेरी जो वेल्थ है, मेरी जो रिचेज़ है, मैं उसमें से कुछ इस तरह ह्यूमैनिटी के लिए उसको देना चाहता हूँ कि वो हमेशा परपेचुइटी में ह्यूमैनिटी को सर्व करे, तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। तो प्रॉफिट ने कहा कि तुम उसको कॉर्पस को फ्रीज कर दो, यानी कॉर्पस, किसी भी प्रॉपर्टी के दो पार्ट्स होते हैं, कॉर्पस एंड यूसुफ्रक। कॉर्पस जो उसका टाइटल है, बेसिक जो उसकी सब्सटेंस है, जो ओनरशिप है, और यूसुफ्रक उससे आने वाले रेंट्स, उससे आने वाली इनकम, या कोई अगर एग्रीकल्चर की लैंड है तो उसका जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है। तो प्रॉफिट ने जैसा कहा था, उमर ने वैसा ही किया और अपनी प्रॉपर्टी को गॉड की ओनरशिप में दे दिया, ट्रांसफर कर दिया गॉड की ओनरशिप में, और उससे जो भी इनकम आती थी, इनकम जो जनरेट होती थी, उसको ह्यूमैनिटी के लिए दे दिया। जैसे कि गरीबों की मदद करना है, या फिर स्लेव्स के लिए, या फिर जो मुसाफिर होते हैं, ट्रैवलर्स होते हैं, उनके लिए, या मरीजों के लिए, या स्पेंडिंग फॉर द प्रोपिगेशन ऑफ द फेथ। इसी तरह से फ्रेंड्स, हिंदू लॉ में भी चैरिटेबल और रिलीजियस एंडोमेंट्स बनाने का प्रोविजन है। हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती या एंडोमेंट का धार्मिक सिद्धांत मनुस्मृति में पाया जाता है, जो धार्मिक दान और समर्पण को महत्व देता है।
धार्मिक कार्यों के लिए संपत्ति दान करना मोक्ष प्राप्त करने का एक मार्ग है। ये मनुस्मृति के पेज नंबर 4226 में मेंशन्ड है। अब हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट्स क्या हो सकते हैं या कौन से तरीकों से दान किया जा सकता है? कोई भी दान या उपहार, कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, इंस्टीट्यूशंस हो सकती हैं जैसे कि मंदिर है, मठ है, देवस्थानम है, या फिर धर्मशालाएं हैं, और साथ ही साथ पुजारियों के लिए या गरीबों के लिए खाना खाने के लिए संपत्ति को दान करना, इस तरह की सारी चीजें जो हैं वो रिलीजियस और चैरिटेबल एंडोमेंट्स के अंदर आती हैं। आइए अब जानते हैं कि इसकी क्या कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, क्या कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले वाकिफ की, जो वक्फ बना रहा है, उसकी लीगल कैपेसिटी क्या होगी? साउंड माइंड का होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, और जो प्रॉपर्टी वो वक्फ के लिए दे रहा है वो उसका ओनर होना चाहिए। ऑब्वियसली जो प्रॉपर्टी आप ओन करते हैं, आपकी खुद की है, वही आप किसी को भी दे सकते हैं, गॉड को भी वही प्रॉपर्टी आप दे सकते हैं। यानी कि अगर कोई मॉर्गेजी है या कोई लीज पे प्रॉपर्टी लिए हुए है तो वो उस प्रॉपर्टी को एज वक्फ डोनेट नहीं कर सकता है। सेकेंडली, क्लियर इंटेंशन होनी चाहिए। क्लियर इंटेंशन मीन्स आप फॉर्मली डिक्लेयर करें कि मैं इस प्रॉपर्टी को गॉड की ओनरशिप में देकर इसके रेंट्स को या इसका जो भी यूज ऑफ फैक्ट है, जो भी इनकम है, उसको चैरिटेबल पर्पसेस के लिए या पायस पर्पसेस के लिए, कम्युनिटी के लिए यूज करना चाहता हूँ या ह्यूमैनिटी के लिए यूज करना चाहता हूँ। इट इज नॉट नेसेसरी, याद रखिए, कि उसको एज वक्फ नाम दिया गया हो। सिर्फ आपकी इतनी इंटेंशन कि आप चाहते हैं कि वो चैरिटेबल पर्पसेस के लिए परपेचुइटी में, यानी हमेशा हमेशा के लिए चली जाए, उसको हम वक्फ टर्म कर सकते हैं। साथ ही देख लेते हैं कि एक हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट बनाने के लिए कौन सी एसेंशियल कंडीशंस हैं। तो इसमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस हैं। किसी राइटिंग की ज़रूरत नहीं है, ओरल भी हो सकता है, कोई ट्रस्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट किसी भी रिलीजियस सेरेमनी की भी ज़रूरत नहीं है। ऑल दैट इज नेसेसरी इज कि देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू डेडिकेट द प्रॉपर्टी टू रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, एंड दैट इंटेंशन मस्ट बी क्लियरली स्पेसिफाइड। तो आइए जान लेते हैं कि क्या सब्जेक्ट मैटर हो सकता है वक्फ का और क्या परमिसिबल पर्पसेस हैं जिसके लिए वक्फ बनाया जा सकता है। तो सब्जेक्ट मैटर इसका कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी हो सकती है जिसको इस्लामिक लॉ जो है वो प्रॉपर्टी मानता है, जो कि यूज़ की जा सकती है विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड, जो कि खर्च होकर ख़त्म नहीं हो जाए। ऐसा क्यों है? क्योंकि वक्फ का बेसिक कॉन्सेप्ट ही ये है कि वो परपेचुइटी में दिया गया सदका है जो कि हमेशा चलता रहेगा। तो कोई भी चीज़ जो कंज्यूम ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए और हमेशा परपेचुइटी में चलती रहे, लोगों के काम आती रहे, वो एज वक्फ दी जा सकती है। कोई लैंड हो सकती है इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ में, और मूवेबल प्रॉपर्टीज़ में क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कैटल है, हॉर्सेस हैं, या फिर कोई शेयर है कंपनीज में, या लोन्स हैं जो गरीबों को दिया जा सकता है। ये सारी चीज़ें और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम वक्फ कर सकते हैं ताकि वो चैरिटेबल पर्पसेस के लिए हमेशा यूज़ हो सके। परमिसिबल पर्पसेस क्या क्या हैं जिसके लिए वक्फ बनाया जा सकता है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाना, उसको मेंटेन करना, स्टाफ की सैलरीज निकालना, स्कूल्स बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, या फिर मस्जिद बनाना या उनका मेंटेनेंस करना, या उनके इमाम की सैलरीज भी जिसके अंदर इंक्लूडेड हैं। साथ ही रोड्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, या फिर कोई भी एग्जिस्टिंग वक्फ जो ऑलरेडी है उसके मेंटेनेंस के लिए डोनेट करना। ये सारी चीज़ें वक्फ हो सकती हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिए, वो ये है कि कुछ भी ऐसा नहीं है इस्लामिक लॉ में जो डिसअलाउ करता है किसी भी नॉन मुस्लिम को मुतवल्ली बनने से या वक्फ के अंदर डोनेट करने से अपनी प्रॉपर्टी को, या फिर उसका वक्फ का बेनिफिशियरी बनने से। जैसे कि अभी बताया कि बहुत सारे पर्पसेस ऐसे हैं जो सबके लिए, जिसमें सब लोग बेनिफिशियरी बन सकते हैं, जैसे रोड्स बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, या फिर मुसाफिर खाने बनते हैं जिसमें ट्रैवलर्स, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी रिलीजन को बिलोंग करता हो, वो आके उसमें रह सकते हैं और उसको एज पर देयर ओन कन्वीनियंस यूज कर सकते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं काइंड्स ऑफ वक्फ। देयर आर बेसिकली 3 मेजर काइंड्स ऑफ वक्फ्स: पब्लिक वक्फ्स, क्वाज़ी पब्लिक वक्फ्स एंड प्राइवेट वक्फ्स। पब्लिक वक्फ वो है जो डेडिकेट किए गए हैं फॉर द पब्लिक एट लार्ज, जिसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है as to which particular section or class of the public will be the beneficiary। वो कोई भी यूज़ कर सकता है, जैसे कि रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, या मॉस्क्स हैं, मदरसाज हैं, या वेल्स हैं पानी के लिए, या मुसाफिर खानाज हैं। इसके अलावा क्वाज़ी पब्लिक वक्फ्स जो हैं वो हैं जो पार्टली पब्लिक हैं और पार्टली प्राइवेट हैं, यानी कि उसका कुछ हिस्सा जो है वो उन लोगों के लिए जाएगा जिसमें डायरेक्शन दी गई है जिसकी वक्फ में, जैसे कि कोई क्लास ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकता है, या फिर सेटलर की अपनी फैमिली भी उसमें हो सकती है, और उसका एक पार्ट जो है वो फॉर द पब्लिक जा सकता है।
एंड फाइनली आ जाइए प्राइवेट वक्फ के ऊपर, जिसको वक्फ अलल औलाद भी कहा जाता है, जिससे रिलेटेड कंट्रोवर्सीज भी कुछ हो गई हैं इस अमेंडमेंट एक्ट के आने के बाद से। सबसे पहले इसे जानने के लिए आ जाइए प्रॉफिट की एक सेइंग देख लेते हैं, जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अ चैरिटेबल ऑफरिंग टू वंस फैमिली इज मोर पायस देन आर्म्स टू द बेगर्स। माना जाता है इस्लाम के अंदर कि जो आप एल्म्स देते हैं गरीबों को, तो भिखारियों या स्ट्रेंजर्स को देना भी अच्छा है, लेकिन उससे भी थोड़ा बेहतर वो है जो आपके रिलेटिव्स हैं, अगर वो नीडी हैं, ज़रूरतमंद हैं, तो आप उनको भी दीजिए। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू आर टेलिंग कि मैं तुम्हें एल्म्स दे रहा हूँ, मैं तुम्हें चैरिटी दे रहा हूँ, लेकिन आप किसी भी तरह उनकी मदद कर सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट से आता है एक वक्फ के अंदर भी वक्फ अलल औलाद, जो सेटलर, जो ओनर जो है, अपनी फैमिली के लिए या अपने क्लोज रिलेटिव्स के लिए बनाता है। इसमें रूल ऑफ सक्सेशन अप्लाई नहीं होता है। इनहेरिटेंस या सक्सेशन जो है वो एक बिल्कुल सेपरेट ब्रांच ऑफ मुस्लिम लॉ है, जो कि एक मुस्लिम की पूरी प्रॉपर्टी जब उसकी डेथ पर जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिस तरह से उसका सक्सेशन होता है, उसकी बात नहीं की जा रही है, बल्कि वक्फ में ही एक काइंड ऑफ वक्फ ऐसा है जो अपने क्लोज रिलेटिव्स के लिए या फार रिलेटिव्स के लिए भी दिया जा सकता है। तो फिर ये वक्फ कैसे हुआ? क्योंकि इसमें एक डायरेक्शन ये भी है कि आफ्टर द एक्सटिंक्शन ऑफ द फैमिली, जब फैमिली का पूरी लाइन जो है ख़त्म हो जाए या कोई भी ऐसे रिलेटिव्स या फ्रेंड्स नहीं बचे जो उसके बेनिफिशियरी बन सकते हैं, तो फिर दैट विल बी ओपन टू द पब्लिक एट लार्ज। फिर वो पूरी पब्लिक उसको बाद में अल्टीमेटली यूज़ करेगी। इसी तरह से फ्रेंड्स, हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट्स भी टू काइंड्स के हो सकते हैं, पब्लिक एंडोमेंट्स एंड प्राइवेट एंडोमेंट्स। पब्लिक एंडोमेंट्स ऑब्वियसली जो फॉर द पब्लिक, फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक एट लार्ज हैं, और प्राइवेट एंडोमेंट्स जो हैं उसको डिफाइन किया गया है मोर प्रिसाइजली। अगर हम देखें इन द बिहार स्टेट बोर्ड ऑफ रिलीजियस ट्रस्ट वर्सेस रामेश्वरी प्रसाद AIR 1977 पटना 272, इसके अंदर कुछ फीचर्स इंपॉर्टेंट दिए गए थे प्राइवेट एंडोमेंट के, जिसमें कहा गया कि फर्स्ट फीचर इज कि फैमिली मेंबर्स ने कंस्ट्रक्ट किया हो उस टेम्पल को। सेकेंडली, जो मैनेजर नामा या जो समर्पण नामा है उसके अंदर ये मेंशन्ड हो, ये प्रोविजन, कि जो भी डाइटीज की वर्शिप की जाएगी वो फैमिली मेंबर्स के सुपरविजन में, उनके कंट्रोल में की जाएगी। थर्डली, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होंगी ट्रस्ट के मैनेजमेंट की वो फैमिली मेंबर्स के पास होंगी। एंड फोर्थली, पब्लिक का एज ए मैटर ऑफ राइट कोई भी इंटरफेरेंस उसके अंदर नहीं होगा। तो ये प्राइवेट एंडोमेंट है किसी भी हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट का। तो आइए फ्रेंड्स, अब चलते हैं वक्फ बाय यूजर की तरफ। वक्फ बाय यूजर क्या है? रिसेंटली हम लोगों ने बहुत ज्यादा इस टर्म के बारे में सुना है। ये एक बिल्कुल सेपरेट और लीगली वेल रिकॉग्नाइज्ड कैटेगरी ऑफ वक्फ है। कोई भी ऐसी लैंड या कोई प्रॉपर्टी जो बहुत लंबे टाइम से किसी ऐसे पर्पज के लिए यूज होती चली आ रही है जिसके लिए वक्फ बनाए जाते हैं, और उसका कोई भी चाहे एविडेंस हम लोगों के पास नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, क्योंकि वो बहुत पुराना हो चुका है वो वक्फ, तो उसको हम एज वक्फ रिकॉग्नाइज करते हैं। और इसको रिकॉग्नाइज किया है प्रीवी काउंसिल ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे केसेस में, जैसे मजहर हुसैन वर्सेस आदित्य AIR 1948, प्रीवी काउंसिल 42, मोहम्मद शाह वर्सेस फसीहुद्दीन AIR 1956, सुप्रीम कोर्ट 713, सैयद मोहम्मद सालिक लब्बैस वर्सेस मोहम्मद हनीफा AIR 1976, सुप्रीम कोर्ट 1569। अब फ्रेंड्स, जान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक टर्म्स वक्फ से रिलेटेड। वक्फ क्या है उसकी डेफिनेशन को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। औकाफ क्या है? वक्फ के प्लूरल को, उन प्रॉपर्टीज को जो एज वक्फ डेडिकेट की गई हैं, औकाफ कहा जाता है। वो इज अ वाकिफ। वाकिफ वो होता है जिसने अपनी प्रॉपर्टी को डोनेट किया है फॉर चैरिटेबल एंड पायस पर्पसेस, क्या या फिर वक्फ बनाया है। मुतवल्ली क्या होता है? मुतवल्ली जो है वो जो प्रॉपर्टी को डेडिकेट कर रहा है वाकिफ, तो उसको मैनेज करने के लिए वो एक मैनेजर बनाता है जिसको मुतवल्ली कहा जाता है। ये एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं जिनको मुतवल्ली टर्म किया जा सकता है। ये कोई हेरिडिटरी ऑफिस नहीं है और इसकी पोजीशन ट्रस्टी से अलग है, क्योंकि ट्रस्टी को ओनरशिप होती है प्रॉपर्टी की, इसके पास ओनरशिप नहीं है। ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इज विद द गॉड ही, और मुतवल्ली जो है वो सिर्फ इस एंडोमेंट को मैनेज करने की उसकी जिम्मेदारी होती है। फ्रेंड, वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल जो हैं वो स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं जो गवर्नमेंट के अंदर रन करती हैं। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि वक्फ बोर्ड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। हर स्टेट में एक वक्फ बोर्ड होता है जिसके अंदर वक्फ हैं, उस स्टेट के अंदर वक्फ बोर्ड्स कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं। वक्फ काउंसिल जो है वो सारे वक्फ बोर्ड्स की वर्किंग को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए
एक बॉडी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। व्हाट इज अ वक्फ ट्राइब्यूनल? सबसे पहले इसके लिए जान लीजिए कि ट्राइब्यूनल क्या होता है। तो इंडिया के अंदर बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स काम करती हैं। जो ट्राइब्यूनल एक स्पेशलाइज्ड बॉडी होती है जो किसी भी स्पेसिफिक एरिया के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का काम करती है, जैसे कि इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल हो गया जो इनकम टैक्स से रिलेटेड इश्यूज को रिजॉल्व करता है, या आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल हो गया, या एनजीटी हो गया, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करता है। और उन सभी के डिसीजंस अपने एरियाज में फाइनल होते हैं जब तक कि कोई अपीलेट ट्राइब्यूनल ना हो, या फिर इनके डिसीजंस को एक अपीलेट कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है। ये किस लिए बनाई गई हैं ट्राइब्यूनल्स? किसी भी स्पेसिफिक एरियाज के लिए, ताकि जो रेगुलर जो ट्रेडिशनल कोर्ट्स हैं, क्योंकि ऑलरेडी वी नो कि बहुत सारे पेंडेंसी ऑफ सूट्स हैं, उनके ऊपर बहुत बर्डन है, उसको लेसन अप करने के लिए और लोगों को, इन स्पेसिफिक एरियाज के लोगों को एफिशिएंट और फास्टर जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए बनाई गई है। तो इसी तरह से वक्फ ट्राइब्यूनल जो है वो वक्फ से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को डील करता है। फ्रेंड्स, इंडिया जैसी बड़ी कंट्री में बहुत ज़्यादा लोगों ने दान और पुण्य किया और बहुत सारे वक्फ बनाए गए, बहुत सारे रिलीजियस एंडोमेंट्स हैं जिसका मैनेजमेंट हमेशा से ही गवर्नमेंट के पास रहा है, ब्रिटिश पीरियड से ही। तो सबसे पहले वक्फ को लेकर जो पहला सेंट्रल लेजिस्लेशन बना वो 1923 में बना, वक्फ एक्ट 1923, जिसमें बात कही गई थी कि बेटर मैनेजमेंट ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी किया जाएगा और कीपिंग एंड पब्लिकेशन ऑफ द प्रॉपर अकाउंट्स को इंश्योर किया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंस के बाद 1954 में हमारी पार्लियामेंट ने वक्फ एक्ट 1954 को बनाया, जिसके अंदर बात कही गई थी कि सारे वक्फ का सर्वे किया जाए और सारे ही स्टेट्स को डायरेक्शन थी कि आप अपने स्टेट के अंदर एक वक्फ बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट करें। ये चलता रहा और कई बार इसमें अमेंडमेंट्स आए। फाइनली 1984 में एक अमेंडमेंट आया जिसको बहुत ज़्यादा सीरियस ऑब्जेक्शंस मिले मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से और उसको इन्फोर्स नहीं किया जा सका एक्सेप्ट अ फ्यू प्रोविजंस जिस पे सब लोगों का कंसेंसस था। फिर फ्रेंड्स 1995 में मुस्लिम लीडरशिप के साथ कंसल्टेशंस करके और 1954 के एक्ट के फीचर्स को लेकर 1984 का जो अमेंडमेंट था उसके वो वाले प्रोविजंस जिसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शंस नहीं थे, सबका कंसेंसस था, उन सबको लेकर वक्फ एक्ट 1995 बना जो आज भी लागू होता है। फिर 2013 में अगेन बहुत सारे लूप होल्स क्योंकि थे 1995 के एक्ट की वर्किंग में कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसको लेकर मुस्लिम लीडरशिप ने फिर से प्रेस किया और गवर्नमेंट से दोबारा से रिक्वेस्ट की इसके ऊपर एक्ट बनाने की या कोई अमेंडमेंट लेकर आने की। तो एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई जिसने कुछ अमेंडमेंट्स को सजेस्ट किया और उनको लागू करके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कंसल्टेशन के साथ उनसे कंसल्ट करके और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2013 लाया गया। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2035 के ऊपर। तो इस अमेंडमेंट को लाया गया है एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की 655 पेजेस लॉन्ग रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस के बाद, लेकिन इस अमेंडमेंट एक्ट में किसी भी मुस्लिम लीडरशिप की या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सहमति नहीं ली गई है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि देयर आर सीरियस ऑब्जेक्शंस टू द मुस्लिम कम्युनिटी विद सम ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो फ्रेंड्स, इसको लेकर मैं जल्दी ही एक वीडियो बनाऊंगी कि कौन से ऑब्जेक्शंस हैं, कौन से इश्यूज हैं जिसके ऊपर कंट्रोवर्सीज है और कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के जिसके ऊपर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कंटिन्यू वॉचिंग। थैंक यू।